गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग जो सेकेंड चैप्टर आप लोगों का वर्ल्ड वाला, जिसमें आप लोगों ने दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ा है, यानी कि सोवियत संघ का क्या था, वो किस तरीके से डेवलप हुआ और किस तरीके से वो विघटित हुआ और उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, उस चैप्टर में बेटा आप लोगों का एक नया टॉपिक जुड़ा है, मध्य पूर्व संकट, जिसको जो प्रॉपर है हमारा अफ़गानिस्तान के विषय में आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा था। अब आप लोग अफ़गानिस्तान के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, और अफ़गानिस्तान पढ़ने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये अफ़गानिस्तान वाली जो एक टॉपिक, एक विषय के रूप में हमारे यहाँ जुड़ गया है, वो क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में बस एक ही लाइन लिखी हुई है अफ़गानिस्तान के ऊपर कि 1979 में यूएसएसआर ने अफ़गान में हस्तक्षेप किया। ठीक है, वो एक लाइन से अब आपके पास ये पूरा एक टॉपिक आ गया है, जिससे जो कि आप लोगों के अब जुड़ चुका है सिलेबस में और आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए रेडी भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। अफ़गानिस्तान आखिरकार है क्या। पहले तो अफ़गानिस्तान की छोटी सी चीज़ देखो बेटा। अगर आप लोगों का ये भारत है, ठीक है, भारत के पास यहाँ पर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ लगता हुआ ये आप लोगों का अफ़गानिस्तान है। ठीक है, ये भारत है, ठीक, ये पाकिस्तान है। भाई ड्राइंग नहीं आती है, ठीक है, पाकिस्तान, और ये आप लोगों का अफ़गानिस्तान। ठीक है, यानी कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में पाकिस्तान है। ठीक, अब इस अफ़गानिस्तान के साथ यहाँ पर ये पूरा का पूरा आप लोगों का यूएसएसआर जुड़ा है, तो लाजमी है कि यूएसएसआर अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, ये छोटी छोटी आप लोगों की सारी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, ये सारी की सारी पहले से ही यूएसएसआर का पार्ट है। ठीक है, जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे देश आप लोगों के यूएसएसआर में पहले से ही है। इनके बीच में एक आप लोगों का ये अफ़गानिस्तान है, जो अभी तक किसी के प्रभाव में नहीं है, और पाकिस्तान ऑलरेडी पहले ही आप लोगों के यूएसए के साथ शामिल हो चुका है। ठीक है, तो पाकिस्तान की तो यहाँ सोचना ही नहीं। अब ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता अफ़गानिस्तान, इसीलिए इसको मध्य पूर्व संकट का नाम दिया गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। वर्ल्ड की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को अफ़गानिस्तान ने प्रभावित किया है। ठीक है, तो भाई हम पढ़ते बेटा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान दो शब्दों से मिलके बना है, अफ़गान प्लस तान। ठीक है, अफ़गान प्लस स्थान, इसका मीनिंग है लैंड ऑफ अफ़गान। ठीक है, यानी अफ़गानों का लैंड। क्लियर है? अब थोड़ा सा देखते बेटा कि इसका जनसंख्या वितरण कैसा है, यानी किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। हर देश में बेटा बहुत सारे जातीय समूह के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ एक चुनिंदा होते हैं जो काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। तो उसमें यहाँ पर भी ये 4 हैं जो काफ़ी बड़ी संख्या में है, जिसमें पश्तून है। पश्तून, जिन्हें हम लोग पठान बोलते हैं, वो लंबे लंबे कपड़े पहने होते हैं, सिर पर वो कपड़ा बांध के निकलते हैं, वो पठान जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 42%। इसके बाद ताजिक लोग हैं, ताजिक लोग यहाँ 27% है, हज़ारा लोग 8% है, और उज्बेक लोग भी हैं यहाँ 9%। ठीक है, और बेटा अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूँ तो जो आप लोगों का अफ़गानिस्तान है वो बहुत उपजाऊ वाले देशों में नहीं आता। ठीक है, इसकी जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो इतनी बढ़िया नहीं है कि लोग केवल कृषि पर आधारित जीवन जी लें और उनकी ज़िंदगी पार हो जाए, इसलिए उनको और भी अलग अलग विभिन्न कार्यों के साथ मिलकर यानी अपनी आजीविका को चलाना होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहली बात बेटा कि उनकी जो अफ़गानिस्तान है, अगर मैं इसको अफ़गान बोलूँ तो चलेगा, यानी मैं अफ़गान बोलूँ तो समझो अफ़गानिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, तो बेटा इसकी ज़मीन कोई बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, रेगिस्तानी इलाका बहुत बड़ी संख्या में है, और रहा कहा हिंदू कुश पर्वत श्रेणी आप लोगों के अफ़गानिस्तान में मिलती है,
और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी की वजह से उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा, जो पूर्वी हिस्सा है, वो काफ़ी बड़ी संख्या में छोटी छोटी पहाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है। ठीक है, तो भाई ऐसी हालातों में अगर किसी देश में कृषि नहीं हो रही तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेटा अब हम इसकी राजनीति पर आ जाते हैं, लेकिन राजनीति पर आने से पहले एक छोटी सी बात और बताती हूँ। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ध्यान से सुनना, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था 1947 तक। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं, अब भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है बेटा, उसको बोलते हैं डुरंड सीमा रेखा। डुरंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, अब आपको इतना भी पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिफ है। ठीक है, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। और अगर मैं भारत को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो भारत यहाँ पर आप लोगों के चाइना से भी लगा हुआ है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, हम उसको मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बेटा आप लोगों के अफगानिस्तान के विषय में थोड़ी सी सिंपल सी जानकारी होगी है। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसकी राजनीतिक परिस्थितियाँ। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियाँ, क्योंकि ये भारत की आज की यानी वर्तमान की परिस्थितियों में अफगानिस्तान महत्वपूर्ण हो चुका है, इसीलिए ही अब अफगानिस्तान को हम एक एज ए फ्रेंड के तौर पर पढ़ने लगे, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के संबंध हमेशा से अच्छे नहीं थे। ये संबंध 2015 के बाद सुधरने लगे हैं। अब सुधरने लगे तो भाई जो जो हमारे फ्रेंड्स हैं हम लोग उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम अफगानिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान की राजनीतिक पहलू शुरू करते बेटा 1960 के दशक से। 1960 के दशक में जाहिर शाह नामक एक राजा हुआ करता था। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ था कि अफगानिस्तान में जो आप लोगों के ये राजा जी हैं, हमारे जाहिर शाह जी, इन्होंने कोई सुधार की बातें करी थी। सुधार की बातें करी थी क्योंकि बेटा अफगानिस्तान में, आप लोगों को अफगानिस्तान ही क्या इस्लामिक कंट्रियों के बारे में पता ही है कि बहुत बढ़िया स्थितियों में नहीं है वहाँ लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया स्थिति में वहाँ जनता नहीं थी, खासकर महिलाएं नहीं थी, चुनाव प्रक्रियाएं बढ़िया नहीं थी, धांधलेबाजी चलती थी, तानाशाही हालात निकलते थे। लेकिन बेटा जाहिर शाह ने महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार देने की कोशिश की ताकि सभी तक पहुँचे शिक्षा। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के सुधार की भी बातें इसने की थी। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा कि जाहिर शाह ये कर रहे हैं, एक के बाद एक सुधार कर रहे हैं, लेकिन इन सुधारों के चलते बहुत सारे लोग बेटा दो तरह के इंसान होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुधार पसंद आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुधार पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे एक दाऊद खान थे। ठीक है, ये पाकिस्तान वाला दाऊद नहीं है। ठीक है, ये दाऊद खान थे जो जाहिर शाह के ही परिवार से थे। उन्होंने बेटा जाहिर शाह का तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट का मीनिंग ये नहीं है कि वो तख्ते पे बैठा है और इसने उठाया और उसको पलट दिया, ऐसा नहीं है। तख्ता पलट का मीनिंग होता है कि उसके शासन व्यवस्था को भंग कर दिया और खुद वहाँ का राजा बन बैठा। ठीक है, तो बेटा दाऊद खान आया, लेकिन दाऊद खान का भी तख्ता पलट हो गया 1978 में, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का शासन वहाँ पर कायम हुआ। ठीक है, अफगानिस्तान की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब सारे के सारे लेन देन, हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था थी, सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आ गया, और उसका नाम था बेटा PDPA यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान।
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। इसके बाद बेटा जब ये कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अब एक और प्रक्रिया की शुरुआत करी। अब वो भी थोड़ा सुधार कर रही है। अब मुट्ठी भर जो जमीन थी लोगों के पास, उस मुट्ठी भर जमीन को इसने जनता तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है, मुट्ठी भर जमीन को इसने गरीब जनता तक पहुंचाने का काम किया। तरीका क्या था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे ज़मीन ली और उसे गरीबों को में बांट दी, जिसके कारण जो अमीर लोग थे जिनके पास से ज़मीन जा रही थी वो थोड़ी ना पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गए और विद्रोह और दंगे पर उतारू हो गए। अब जब वो विद्रोह और दंगे पर उतारू हो गए तो आप लोगों की इस पीडीपीए पार्टी ने सीधा यहाँ यूएसएसआर, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास एक पावरफुल कंट्री पूरा एक अलायंस है, तो उसने यूएसएसआर से मदद मांगी। और बेटा सच मानो यूएसएसआर की सबसे बड़ी गलती यही है कि उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि जो इसने हस्तक्षेप किया वो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। क्योंकि किसी भी देश की इस तरह की अंदरूनी जो उनकी खुद की निजी प्राइवेट जो उनकी खुद की प्रॉब्लम है उसमें अगर कोई दूसरा देश आकर हस्तक्षेप करता है तो वो गलत है। ठीक है, लेकिन यूएसएसआर ने कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे करके अपनी सेना वहाँ पर इतने लंबे चौड़े लेवल पर बिखेर दी कि चारों तरफ से विरोध होने लगा। ठीक है, जो यूएसएसआर था इसने 24 दिसंबर 1979 को अपनी सेना अफगानिस्तान में पहली बार भेजी थी। ठीक है, अब जब सेना पहुंच गई बेटा अफगानिस्तान में तो जो आसपास की कंट्रियां हैं, ये जो कंट्रियां हैं जो यूएसएसआर का पार्ट भी हैं, सभी ने अब यूएसएसआर यानी रूस का विरोध करना शुरू कर दिया कि वो गलत कर रहे हैं, उसे इस तरीके से नहीं घुसना चाहिए किसी भी एंगल से किसी भी देश के राजनीतिक व्यवस्था में, लेकिन वो घुस गया। ठीक है, इसीलिए सारे मुस्लिम देश हुए, अफगानिस्तान की जनता हुई, यूएनओ हुआ, यूएसए हुआ, कोई भी हुआ, इन सब ने अफगानिस्तान का विरोध किया। और अमेरिका ने तो यहाँ के लोगों को, जनता को हथियार तक प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए कि यूएसएसआर का विरोध करो। ठीक है, देखो टाइम पीरियड शीत युद्ध का है। अब महाशक्ति आप लोगों की थी एक यूएसएसआर। अब यूएसएसआर अगर हस्तक्षेप कर रही है तो भाई अमेरिका लोगों की हेल्प कर रही है कि तू इसका विरोध कर दे। ठीक है, जो कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो एक चीप सी घटना है। ठीक है, आगे चलिए। विद्रोहियों ने इसे, जो विद्रोह कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी और यूएसएसआर के खिलाफ, उन्होंने इसे धर्मयुद्ध कहा। धर्मयुद्ध को ये जिहाद के नाम से जानते हैं बेटा। वो सुना होगा ना मुसलमानों में कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, यानी धर्म के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ। तो जो विद्रोही थे उन्होंने इस युद्ध को जिहाद का नाम दे दिया, और जो इस धर्म युद्ध को लड़ रहे थे विद्रोही, वो मुजाहिदीन कहलाए। मुजाहिदीन, अब ये कहोगे मैम ये नाम भी सुना है, बिल्कुल सुना भाई, आतंकवाद से सारी चीजें लिंक है। इसके बाद अब आई भाई थोड़ी सी, वो कहते हैं ना बदलाव आना। यूएसएसआर में 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव आ गया, पता होगा, पढ़ा है इस चैप्टर में। और ये व्यक्ति बेटा सुधारवादी नीतियां लेके आया। सुधारवादी वो नीतियां लेके आया जिसके माध्यम से जो मुस्लिम देश इससे असंतुष्ट हो चुके हैं उन देशों के लिए ये कुछ सुधार के कार्य करेगा, या पूर्वी यूरोप के जो 8 देश और हैं उसमें भी मुस्लिम देश हैं बेटा, जब उन सब के लिए काम करेगा तो शायद सब कुछ शांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसकी सुधार की नीति इसी को उल्टी पड़ गई थी। पढ़ा है हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में कि जब इसने ये बन के बैठा है यहाँ महासचिव, तो इसने कहा कि ठीक है मैं आज एक बहुत बड़ा फैसला लेता हूँ कि मैं अफगानिस्तान में से अपनी सेना को बुला लूँगा, वापस बुला लूँगा, और मैं प्रण करता हूँ, शपथ खाता हूँ कि किसी भी एंगल से मैं किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी सेना नहीं भेजूँगा। ठीक है,
अब जब ये सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, जब सेना को वापस बुलाया गया, धीरे धीरे करके हमारी सेना वापस आई और 1989 में 1989 सन याद रखना, सारी सेना यूएसएसआर में वापस आ चुकी थी। लेकिन सेना के वापस आते ही जो मुस्लिम कंट्रियां थी उन्होंने भी यूएसएसआर के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया और वो बिगुल की शुरुआत हुई बर्लिन की दीवार गिराकर। याद है भाई, 9 नवंबर 1989 बर्लिन की दीवार गिरी थी। बर्लिन की दीवार से ही शीत युद्ध की समाप्ति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार गिरा दी। अब इसके बाद तो भाई गोरबाचेव के हाथ कुछ नहीं रहा, धीरे धीरे करके सब बिखरता चला गया और एक दिन वो भी आया कि सारी चीज़ें फिनिश हो गई हैं। ठीक है, आ रहे हैं भाई। अफगानिस्तान की जो स्थिति थी, जिस तरह का हस्तक्षेप था आपके यूएसएसआर का, वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के लिए बड़ा भारी साबित हुआ। ठीक है, इतना बड़ा साबित हुआ कि धीरे धीरे करके यूएसएसआर बिखर गया और 1991 में पूरी तरह से यूएसएसआर ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन इसी के यहाँ पर बेटा स्टोरी आप लोगों की ख़त्म नहीं होती है। अब हमने अफ़गानिस्तान पढ़ा और उसके साथ साथ 1991 तक आपका यूएसएसआर का भी बिखराव करा दिया। अब इसके बाद भी आपकी अफ़गानिस्तान में कुछ परिस्थितियाँ, कुछ चीज़ें आगे बढ़ी थी। वो क्या थी बेटा? अफ़गान में गृह युद्ध छिड़ गया था 1989 से 1996 तक। ठीक है, ये गृह युद्ध छिड़ा, ये तकरीबन आप लोगों को यहाँ ये 7 साल नज़र आ रहे हैं, लेकिन 7 साल पूरे में आपका गृह युद्ध नहीं था। गृह युद्ध आप लोगों का 5 सालों तक था। 5 सालों तक 1992 से 96 तक, 92, 93, 94, 95, 96। ठीक है, इन 5 सालों तक गृह युद्ध चला था। अब गृह युद्ध हुआ क्यों था वो भी सुनो। 1992 में नजीबुल्लाह की सरकार गिर गई थी। ये नजीबुल्लाह वही है बेटा जिसको यूएसएसआर का समर्थन मिला हुआ था। ठीक है, और इसकी सरकार गिरने से यहाँ पर पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल गई है। वो राजनीतिक व्यवस्था कैसे बदली कि इसके जो दक्षिणी अफगानिस्तान है इस पर तालिबानी समुदाय का कंट्रोल हो गया है। ठीक है, पूरे दक्षिणी अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन स्थापित हो गया। लेकिन ऊपरी हिस्से में ये 2 पार्ट आप लोगों को अलग से दिखाए जा रहे हैं। ये उत्तरी अलायंस के अंतर्गत थे जहाँ पर राजा अहमद शाह मसूर राज करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके इस तालिबानी शासक ने इनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया और पूरे के पूरे आपके अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन कायम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो तालिबानी शासन कायम हुआ उसके नेता थे मुल्ला उमर। ठीक है, ये नेता का नाम याद कर लेना बेटा। इसी ने तालिबानी शासन की शुरुआत करी थी अफगानिस्तान में। और इस व्यक्ति ने एक और काम किया, इसने शरिया कानून वही कानून बेटा जो इस्लामिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है, इसने उस शरिया कानून को पूरे अफगानिस्तान में लागू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, शरिया कानून जब लागू किया तो एकमात्र पाकिस्तान ऐसा देश था जिसने अफगानिस्तान को समर्थन दे दिया। ठीक है, और आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना भी होगा कि भाई तालिबान पाकिस्तान भाई अच्छे वाले भाई। ठीक है, वो इसीलिए ही आतंकवाद के निशाने पर आप लोगों का पाकिस्तान रहता है, क्योंकि तालिबान शासन पूरा आतंकवाद पर आधारित है। वो कैसे, वो देखिए कि इस तालिबानी शासन ने अल कायदा आतंकवादी संगठन था उसको समर्थन दे दिया, जबकि कहीं पर भी ये नहीं है कि कोई भी देश की राजनीति किसी भी आतंकवादी संगठन को समर्थन दे। गलत है ये, लेकिन इसने दिया। इसने
ओसामा बिन लादेन, ये हमारे ओसामा बिन लादेन जी जो सबसे बड़े सबसे खतरनाक आपके आतंकवादियों में गिने जाते हैं, इनको समर्थन दिया, इनको पोषित किया और यही पोषित करने की चीज़ें कहीं ना कहीं बाद में तालिबान की शासन को भुगतनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस 3rd चैप्टर में, हालांकि काफ़ी पोर्शन कटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आप लोगों का 1998 में और दूसरा आप लोगों का 2001 में, ये दोनों घटनाएं पढ़ाई होंगी। टीचर ने जब आपको समझाया होगा तो ज़रूर पढ़ाया होगा, मैंने भी वीडियो दे रखी है इनकी। 1998 में इसी ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी संगठन अल कायदा ने अमेरिका के दूतावास केंद्रों नैरोबी और केनिया, जो दूतावास केंद्र थे आप लोगों के, ठीक है, दार इस्लाम वाला पोर्शन जो आप लोगों को पहले भी करवा रखा है, ठीक है, ये 1998 में बेटा तो आप लोगों की जो दूतावास केंद्र हैं नैरोबी केनिया, याद होगा आप लोगों को नैरोबी, और आप लोगों का दार इस्लाम वाला, जो ये दूतावास केंद्र थे बेटा, इन पर आतंकवादी हमला हो गया था, अल कायदा संगठन ने कर दिया था। ठीक है, इस अल कायदा संगठन के आक्रमण के बाद ही याद करो अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच की शुरुआत करी थी, और सूडान और अफगानिस्तान, ये दोनों नाम दे रखे हैं वहाँ, सूडान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तालिबानी शासक, ठीक है, तालिबानी शासन व्यवस्था इन पर आक्रमण किए थे, ठीक है। और 2001 में वो तो 9/11 की घटना है, तुम सबको आती है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया था, वो भी आप लोगों के अलकायदा ने ही किया था। ठीक है, इसी अलकायदा ने किया था बेटा, इसी ओसामा बिन लादेन का उसमें हाथ था। और इसके बाद तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था अमेरिका ने, और अब प्रण ले लिया था कि अब विश्व में से आतंकवाद को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो भाई ये वही अमेरिका है जो पहले यहाँ की जनता को, अफगानिस्तान की जनता को हथियार प्रोवाइड करा रहा था कि यूएसएसआर से लड़ो। अब जब वही हथियार उल्टा अमेरिका की तरफ चलने लगे तो अब ये अफगानिस्तान का दुश्मन बन के बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारी वर्ल्ड की राजनीति, जिसमें समय के साथ साथ समीकरण भी बदलते रहते हैं, शक्ति के समीकरण बदलते रहते हैं, फ्रेंडशिप बदलती रहती है। ठीक है बेटा, चलो ये तो था इस इतनी आप लोगों की एक वीडियो का। लेकिन इसके बाद की बात है बेटा, 2015 से अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अब सुधरने लगे हैं। 2015 के बाद वहाँ के शासक हमारे देश में और हमारे के शासक उस देश में जाने का काम कर रहे हैं, और भारत बहुत बड़े लेवल पर अफगानिस्तान के विकास का काम अब शुरू कर रहा है। यानी भारत, अब पता तो है भाई एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड में सभी की हेल्प करता है, तो अब हेल्प करने की बारी अफगानिस्तान की है कि भारत अब अफगानिस्तान की हेल्प करेगा, अफगानिस्तान को डेवलप करने में हेल्प करेगा, आतंकवाद के खिलाफ जाने में मदद करेगा। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट हो गया है और आप लोगों के सिलेबस में भी जुड़ गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।